Hi everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha Kulshresht and we are going to start a new chapter of class 11th biology. This is the first chapter, the living world. Okay, this is very easy chapter. बहुत जल्दी से हम इसे खत्म करेंगे within 4 videos and we will go through each and every line of the NCERT. ठीक है? And before starting this, I just want to inform you that you check my playlist of this channel. You will find many chapters of class 11th and 12th biology which are completed and uploaded on this channel. ठीक है? तो चलिए आज का चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड हम स्टार्ट करते हैं. So we know that how wonderful is the living world, right? कितना खूबसूरत है ये लिविंग वर्ल्ड. यहाँ पे हमें वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स हमें देखने को मिलेगी एंड इट इज वेरी वेरी अमेजिंग. द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड ऑर्गेनिजम्स. तो कुछ कुछ ऐसी हैबिटेट्स है जहाँ पे बहुत ठंड है या बहुत ही गर्मी है, वहां भी हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं. तो दिस लीव्स अस स्पीचलेस. हमें ये स्पीचलेस छोड़ देता है कि हम कुछ कह नहीं सकते कि इवन ऐसी जगह पे भी, हॉट स्प्रिंग्स में भी लाइफ है क्या? इतने ठंडे ठंडे माउंटेन्स है, यहाँ भी लाइफ है. यस, इज इट दैट? सो द ब्यूटी ऑफ अ गैलोपिंग हॉर्स, है ना? हॉर्स देखा है गैलोपिंग करते हुए, भागते हुए, कितनी तेज. तब तो उनके चारों फीट ऊपर हवा में होते हैं. इज रनिंग इन दैट स्पीड. So we can say of migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark evokes awe and deep sense of wonder. Right. The ecological conflict and cooperation among members of population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. ठीक है? तो what indeed is life? दिस क्वेश्चन इज टू इम्प्लिसिट. तो इस क्वेश्चन के भाई दो कहावत है कि पहला, द फर्स्ट इज टेक्निकल वन, पहला टेक्निकल है, एंड सीक्स द आंसर, जिसका आंसर जो आंसर चाहता है, टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग. ठीक है? पहला क्या है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, लिविंग है क्या. और सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो फिलोसफिकल है कि, और इसका जो आंसर है, इट सीक्स द आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज. ठीक है? फिलोसफिकल आंसर, इसका फिलोसफिकल क्वेश्चन है कि भाई इस हम लाइफ का हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों पैदा हुए हैं. तो दिस इज द फिलोसफिकल वन. लेकिन हम साइंटिस्ट के थिंकिंग से सोचे तो वी विल गो थ्रू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज लिविंग. लिविंग थिंग क्या है? ओके, सो वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग. फिलोसफी की बात छोड़ दो, वी आर नॉट फिलोसफर्स. ओके, नाउ व्हाट इज लिविंग. तो सबसे पहले, whenever we think that anything which is living has some qualities, तो वो क्वालिटीज हम लिविंग में क्या क्या देखते हैं कि लिविंग थिंग्स रेस्पायर, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, okay, living things respire, living things reproduce, living things grow, living things have the ability to sense the environment, right? Ability to sense environment, right? Okay, and they can respond to the stimuli. So these are some of the features which comes in our mind whenever we think of any living organism. ओके, तो सबसे पहले कुछ चीज हमारे दिमाग में आ जाती है, ये चीजें होती हैं लिविंग थिंग्स में, राइट? सो लेट्स सी, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, we conventionally look for a distinctive characteristic exhibited by living organism, that is growth, reproduction, ability to sense the environment and mount a suitable response come to your mind immediately as unique feature of living organism. तो ये कुछ क्वालिटीज आती हैं और one can add a few more features like कुछ और भी हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म जब हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, है ना, हमारे अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, फूड ब्रेक डाउन हो रहा है,
और माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं, राइट। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं वो सब केमिकल रिएक्शंस है, दैट इज व्हाट वी कॉल मेटाबॉलिज्म। सारी केमिकल रिएक्शंस को मिला के मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। Then ability to self-replicate. So we know that our DNA has the ability to replicate. So there is a genetic material which can self-replicate. We can self-organize, interact, and emergence to this list. अब ये क्या कह रहा है? We can self-organize. ठीक है। अब जैसे हम बात करें मैक्रोमोलिक्यूल्स की, जैसे प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, पॉलीसेकेराइड बोल दो। तो ये सब मिला के हमारी क्या बना रहे हैं? दे आर गोइंग टू मेक अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स की एंड प्रोटीन्स की। और अगर इसके ऊपर हम ये कार्बोहाइड्रेट्स लग जाता है तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स बोल देंगे, है ना, ये लिपिड है। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, देन ऑर्गेनेल्स बन जाते हैं, देन सेल बन जाता है, सेल से टिश्यूज बन जाते हैं, देन टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, और पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाते हैं। Then community will further make ecosystem. Ecosystem will further make biosphere. तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? That we can self organize. हमारी बॉडी में जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलके हमारे सेल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऑर्गेनेल्स बना रहे हैं, सेल मिलके टिश्यूज बना रहे हैं। तो जस्ट सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग इन आवर बॉडी एंड दे इंटरैक्ट एंड इमर्ज टू द नेक्स्ट लेवल। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक सेल के अंदर हैं वो ऑर्गेनेल्स में नहीं होंगी, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, देन क्लोरोप्लास्ट है, देन गोल्गी बॉडीज हैं, ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं। तो इनके अंदर अकेले अलग कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ये टुगेदर सेल के अंदर आके इनके अंदर क्वालिटीज इंक्रीज हो जाती है। जो सेल काम कर सकता है वो अकेले माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे एक एक करके जो लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक है वो डिस्कस करेंगे। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लिविंग थिंग्स ग्रो। ओके, सो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सारे लिविंग थिंग्स ग्रो होते हैं, गुड। इंक्रीज इन मास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। मास का इंक्रीज होना, ठीक है। जैसे एक बंदा है, उसका अभी मास है सपोज 10 kg, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इसका मास हो गया 50 kg, राइट। तो भाई इंक्रीज इन मास, और यू कैन से इंक्रीज इन द नंबर, यानी कि 1 से 2, जैसे अगर हम सेल की बात करें 1 से 2 सेल बन गए तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर इज दी वी कैन से इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि whenever there is a growth there is increase in mass and increase in number। तो हमारी बॉडी जब हम छोटा बेबी होता है, जो बड़ा होता है तो उसका मास इंक्रीज होता है और उसकी बॉडी के जो सेल्स हैं दे इंक्रीज इन नंबर, isn't it? ठीक है। Then a multicellular organism grows by cell division, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अस वी ग्रो बाय सेल डिवीजन। हमारे सेल में क्या होता है? डिवीजन होता है ना, माइटोसिस होती है, देन वी ग्रो, isn't it? In plants this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर लिमिटेड ग्रोथ है लेकिन प्लांट्स के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, दे विल ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, ओके।
देन इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, ठीक है, सही बात है, हमारे में ये जो ग्रोथ होती है दिस विल बी सीन अप टू अ सर्टेन एज. Now, however, cell division occurs in certain tissues to replace lost tissues. अब क्या बोल रहा है ये कि ग्रोथ तो सर्टेन एज के लिए होती है, सर्टेन एज तक होती है, उसके बाद हमारी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. लेकिन अब सपोज हमारी चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो वो रिपेयर हो जाता है ना. तो सर्टेन टिश्यूज में जो खराब होते जाते हैं उनका रिप्लेसमेंट होता रहता है. दैट हैपेंस कंटिन्यूअसली. नाउ इफ यू टॉक अबाउट यूनिसेलुलर, ये तो मल्टीसेलुलर की बात थी, ठीक है. प्लांट्स तो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं, लेकिन एनिमल्स में लिमिटेड ग्रोथ होती है. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें दे ग्रो बाय सेल डिवीजन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे आपका अमीबा हुआ, ठीक है. अमीबा क्या है, इट ग्रो बाय सेल डिवीजन. जस्ट लेट मी टेक द पेन. Okay, so we are unicellular organisms grow by cell division, right? So if we are talking of amoeba, amoeba में क्या होता है, cell division होता है, and they form two daughter amoeba. Cell divide हो गया and two daughter amoeba are formed. Now one can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cells under the microscope. तो अगर हमें ये काउंट करना है तो ये हम एक पेट्री डिश लेंगे. पेट्री डिश में हमने ले लिया मीडियम, और सपोज इसमें हमने बैक्टीरिया डाल दिया, राइट, बैक्टीरिया. So this we can see easily and we can count the number of cells under the microscope. और इसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो we can easily see that how these bacteria are dividing by the fission method, ठीक है. Now in majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स की बात करें, जैसे हायर प्लांट्स जो होगा आपका मैंगो हुआ या पीपल हुआ, या हम लोग अपने ह्यूमंस की बात करें, हायर एनिमल्स की, तो जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग होता है ना. पहले ग्रोथ होती है अच्छे से, फिर सर्टेन एज के बाद आके हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट. इंक्लूसिव नहीं है, एक साथ नहीं हो रहा, दैट इज एन एक्सक्लूसिव इवेंट. ओके, अलग अलग होते हैं. नाउ वन मस्ट remember that increase in body mass is considered as growth. This you should remember, increase in body mass. अभी हमने बात की थी twin characteristic of growth की, जिसमें increase in mass and increase in number of individual. This is the characteristic of growth. तो यहाँ पे हो गया increase in body mass is considered as a growth. Now non-living objects also grow. ओके, अगर हम एक माउंटेन की बात करें, एक पहाड़ की बात करें, तो भाई पहाड़ भी तो ग्रो होता है सर्टेन टाइम पे, और मिट्टी आ जाएगी और ग्रो हो जाएगा. ऐसे सैंड माउंट्स होते हैं वो भी ग्रो होते हैं, उन पे मिट्टी आ गई तो और ग्रो हो जाएगा. टेक एंड ग्रो है ना. तो इनका मास बढ़ रहा है, प्लीज मास बढ़ रहा है, तो ये भी तो ग्रोथ हुई, ये भी ग्रोथ होगी ना. नाउ लेट्स सी, वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ. अगर हम ये क्राइटेरिया ले रहे हैं कि इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ ग्रोथ, तो माउंटेन बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो, ये भी ग्रो होते हैं. बट however this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface. So this is very important कि इनमें जो मटेरियल जो लग रहा है that is external, ऊपर से लग रहा है on the surface, right. Whereas in living organism, us as we talk of, अपनी बात करें तो that is from inside. हमारी जो ग्रोथ है that is inside, that is internal growth, ठीक है. तो एक बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसके ऊपर थोड़ी ना पॉलिश लगती जा रही है, अंदर सेल का डिवीजन हो रहा है, इंटरनल ग्रोथ है, ऊपर से कुछ नहीं पॉलिश हो रहा है, राइट. तो अपनी ग्रोथ इंटरनल ग्रोथ है, और जो माउंटेन ग्रो हो रहे हैं या सैंड ड्यूज ग्रो हो रहे हैं वो सब बाहर से ग्रोथ होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ. तो अब यहाँ पे ग्रोथ की जो डेफिनेशन है एज अ डिफाइनिंग फीचर वो गलत हो जाती है. देखो अब
किसी चीज की हम डिफाइनिंग फीचर दे रहे हैं कि लिविंग की डिफाइनिंग फीचर क्या है, तो भाई वो 100% लिविंग बीइंग में होनी चाहिए, 100% वो फीचर लिविंग थिंग्स की होनी चाहिए और नॉन लिविंग की नहीं होनी चाहिए, नॉन लिविंग की नहीं होनी चाहिए। अब ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ अगर मास को लेके चल रहे हैं कि मास बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो रही है, तो वही गलत हो गई ये वाली कहानी। तो ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लिया जाता है ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो कर रहे हैं। वो एक्सटर्नल ग्रोथ है, वो बात अलग है, लेकिन दे आर शोइंग द ग्रोथ। नाउ conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and when we understand that it is the characteristic of living system, यानी कि क्या कह रहा है कि किस कंडीशन में हम कहेंगे कि भाई ये लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर है, जब केवल लिविंग बीइंग ही वो कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे और नॉन लिविंग नहीं करेंगे, उस केस में हम कहेंगे कि यस दिस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग। ओके, डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, ये भी बात सही है कि भाई मर गया है आदमी तो वो ग्रोथ है ना करेगा, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो पहली वाली खत्म हो गई ग्रोथ। तो हमें चार देखने आपको, ग्रोथ हमने देख लिया, देन रिप्रोडक्शन हम देखेंगे अभी, फिर हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म एंड देन कॉन्शियसनेस। ये चार हमें पढ़नी है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और इसी में से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग फीचर है, कौन सी नहीं है। लेट्स सी नाउ रिप्रोडक्शन पे पहुंचते हैं। रिप्रोडक्शन आप जानते हो, it is the process by which living organisms produce their young ones. Okay, so is a reproduction likewise the characteristic of living organism. In multicellular organism reproduction refers to the production of progeny. reproduction क्या है? Production of progeny possessing features more or less similar to those of their parents. तो भाई ह्यूमन का जो बेबी होगा वो ह्यूमन जैसा ही तो लगेगा, तो more or less this baby is similar to the parents. ये फादर है ये मदर है, तो इनका जो बेबी है दिस बेबी इज मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स। भाई पेरेंट्स का जेनेटिक आधा जेनेटिक मटेरियल तो फादर का आया, आधा जेनेटिक मटेरियल मदर का आया इसके अंदर, तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है इसमें, ज्यादा सिमिलैरिटी होगी, कुछ इसकी डिसिमिलैरिटी भी होती है जो कि रिकॉम्बिनेशन से आती है ना, जो हम उसमें पढ़ेंगे सेल साइकिल में। ओके, तो बहुत सिमिलर होता है, कुछ वेरिएशंस भी आते हैं। नाउ इनवेरिएबली एंड implicitly we refer to sexual reproduction. Organisms reproduce by asexual means also. तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जैसे मेल गैमेट हो गया स्पर्म, फीमेल गैमेट हो गया ओवम, इनका फ्यूजन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, एक सिंगल सेल से, जैसे ये बैक्टीरिया की कोई सेल है, इस सिंगल सेल से दो सेल्स बन जाती हैं। ओके, नाउ fungi multiply and spread easily due to millions of asexual spores they produce. अब आप फंगस के बारे में जानते हो, जैसे ब्रेड के ऊपर क्या होता है, फंगस लग जाती है ना, आप नींबू को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए तो उसके ऊपर डॉट डॉट काली काली सी फंगस लग जाएगी, तो भाई इसके स्पोर्स हवा में होते हैं, फंगस के स्पोर्स होते हैं हवा में, जैसे उनको खाना पीना मिल जाता है वहां पे ये ग्रो करने लग जाते हैं। सो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, है ना। सो इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बर्डिंग। अब हाइड्रा की आप कहानी सुनेंगे, तो हाइड्रा क्या है, एनिमल है, इस हाइड्रा में क्या होता है, ये टेंटिकल्स होते हैं, यहाँ पे छोटी सी बर्ड निकलेगी और ये बर्ड ग्रो होगी, और ग्रो होने के बाद जैसे ये थोड़ी मैच्योर होगी ये पेरेंट से डिटैच हो जाएगी और अलग से ग्रो अलग से रहने लग जाएगी, ये बर्डिंग हो गया। ऐसे आप यीस्ट में भी देखते हो, यीस्ट इज अ फंगस, यीस्ट फंगस है, उसमें ऐसे बर्ड्स निकलते रहते हैं और ये बर्ड्स जुड़े भी हो सकते हैं अपनी मामा से और अलग भी हो जाते हैं, राइट। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ इन प्लेन एरिया की बात करें, फ्लैटवर्म्स की, प्लेन एरिया क्या है, प्लेन एरिया में आप देखेंगे कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो आप,
टुकड़े टुकड़े कर दीजिए तो भी इसका हर एक पार्ट इट विल मेक द होल प्लेन एरिया। जैसे अब मैं ये टेल की बात करूँ, ये अलग हो गई टेल, तो दिस टेल इज गोइंग टू फॉर्म द होल प्लेन एरिया। Similarly, every part of this plane area will make the whole plane area, isn't it? So in plane area, we observe true regeneration. This is what we call regeneration. दोबारा से जनरेट हो गया उसका पूरा का पूरा body parts. A fragmented organism regenerates the lost part of its body and becomes a new organism. ओके तो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म मतलब टुकड़े वाला, जैसे टुकड़े हो गए ना इसके पूरा ऑर्गेनिज्म बना लिया, ऐसे ही आपको जो है फंगस होती है स्पाइरोगायरा हुई, वो फ्रेगमेंट हो जाती है, फिर उसका नया अपना पूरा थैला से बना लेती है। नाउ द fungi, filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, फंगस हुई, फिलामेंटस एल्गी हुई, मॉसेस जो होते हैं उनका प्रोटोनिमा, ये सब फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई होते हैं। ओके नाउ व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर और एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। कैसे? हाँ, व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो अगर हम अमीबा की बात करें या कोई बैक्टीरिया की बात करें, देखिए अमीबा, अभी इस अमीबा को डिवाइड हो रहा है तो अमीबा थोड़ा सा ग्रो होगा, इसमें ग्रोथ हो गई, जैसे इसमें ग्रोथ होगी ये क्या होगा, टू डॉटर अमीबे में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये दो सेल हो गई, अब ये दोनों जुड़ जाएंगी और टू अमीबे आर फॉर्म। तो यू कैन सी द ग्रोथ and the reproduction. In amoeba, or we can say in unicellular organism, the growth and the reproduction, they are synonymous. एक साथ हो रहे हैं, right? Like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth. That is increase in number of cells. Okay? तो ग्रोथ हो रही है, मास बढ़ रहा है और सेल इंक्रीज हो गए, एक सेल से दो सेल बन गए, तो क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहे हैं। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैन बी यूज्ड सिनोनिमसली, एक साथ हम इन टर्म को यूज कर सकते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज ए इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन सेल नंबर और इंक्रीज इन मास। So hence we notice that in single cell organism we are not very clear about the uses of this term growth and reproduction. तो इसमें आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ देख रहे हैं, ओके, कि कब ग्रोथ हो रही है, कब रिप्रोडक्शन हो रहा है, कब सेल डिवाइड हो रहा है, इट इज नॉट एट ऑल क्लियर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इज इट? नाउ फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब भाई रिप्रोडक्शन एक डिफाइंड फीचर है सपोज, तो कहा जाता है भाई बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल्स हुए, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, इनकी क्रॉसिंग से बनाया जाता है म्यूल। ओके, खच्चर जो आप वैष्णो देवी पे जाते हो उसमें चढ़ाई में हम यूज होते हैं म्यूल्स। सो यू नो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का आर्टिफिशियली होता है भैया, ये अपने आप से नहीं चले जाता है, इंटर स्पेसिफिक है, ये इंटर स्पेसिफिक स्पीशीज अलग अलग है, डंकी अलग स्पीशीज है, हॉर्स अलग स्पीशीज है। सो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, दैट इज डन आर्टिफिशियली एंड म्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। अब म्यूल्स जो होती है दे आर स्टेराइल, ठीक है ना, म्यूल cannot do fertilization and they produce more mule, it cannot happen, ठीक है। so ये तो भाई sterile हुए, but ये तो है तो living, they are living but they are sterile. now there are you know जो हनी बीज होती हैं, हनी बीज उसमें एक क्वीन होती है, देन फीमेल वर्कर होती हैं, ये जो फीमेल वर्कर है, फिर ड्रोन भी होते हैं, ठीक है, ड्रोन तो मेल हो गए और क्वीन जो होती है वो फीमेल होती है, सॉरी फीमेल, और ये फीमेल जो वर्कर है ये है तो फीमेल बट दे आर स्टेराइल, दे आर स्टेराइल बट दे आर लिविंग। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं
है ना, दे आर नॉट एबल टू गिव बर्थ टू चाइल्ड, इनफर्टाइल कपल्स है, तो भाई हाँ तो लिविंग ना, बट दे कैन नॉट प्रोड्यूस, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, isn't it? So we cannot say that they are living. Yes, we can say they are living. So reproduction cannot be the defining feature, isn't it? Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organism. Of course, no living object is capable of reproducing or replicating by itself. भाई कहानी क्या है, देखिए लिविंग की अभी मैंने बताया कि लिविंग को डिफाइन कौन करेगा, जब 100% सारे लिविंग बीइंग में वो चीज हो रही हो और नॉन लिविंग में नहीं हो रही हो। अब रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में तो नहीं होता, ये वाली बात ठीक है, लेकिन लिविंग बीइंग कुछ ऐसे हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर हम नहीं कह सकते, राइट। नाउ नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। अब आती है कहानी मेटाबॉलिज्म की। So all living organisms are made up of chemicals. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल्स के बने हुए हैं, सही है बिल्कुल, हमारी पूरी बॉडी केमिकल्स की बनी हुई है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में। Now these chemicals, small and big, belonging to various classes, sizes, functions, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules. भाई बनते टूटते रहते हैं ये जो केमिकल्स हैं। अब बताते हैं एक अमीनो एसिड्स की, एंड देखो अमीनो एसिड्स जुड़ जुड़ के, अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। Okay, so when small molecules are making a large molecule, this process is known as anabolism. Anabolism, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की। चलिए, ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बनाता है, तो ग्लाइकोजन तो बड़ा मॉलिक्यूल हुआ, ग्लूकोज छोटा हुआ। तो जब बड़ी चीज टूट रही है छोटी चीज में, एंड दिस प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल कैटाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में कट हो रहा है, बड़ी चीज को हम काट रहे हैं, कट से याद रखेंगे कि बड़ी चीज को काट रहे हैं, छोटी चीज को थोड़ी ना काटोगे, तो बड़ी चीज होगी ऑब्वियसली, तो बिग मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। So these together, anabolism and catabolism reactions, they are called metabolism. So in our body ये टूटना बनना चलता रहता है। So these conversions are chemical reactions or metabolic reactions. तो इन conversions को क्या बोलते हैं, chemical reactions और metabolic reactions. So there are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. ठीक है, तो ये एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बिकॉज दिस मेटाबॉलिज्म यानी कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मतलब केमिकल रिएक्शंस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है। ओके, नाउ कैन यू टेल व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, खाना बनता है किससे, छोटे मॉलिक्यूल से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll. C6H12O6, that is glucose plus oxygen is evolved plus energy. Okay, sorry, not energy, energy तो यूज हो गई। तो आप देख सकते हैं कि छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस, है ना। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक, रेस्पिरेशन में हमारा ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अपोजिट हो जाता है ना। तो दिस हैपेंस इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कैसा हुआ, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, isn't it? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। So there are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms, be they unicellular or multicellular. कोई सा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, हर किसी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं। Is it clear? Now
ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो sum total of all chemical reactions occurring in our body is metabolism. मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या हुई? जितनी भी टोटल केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं वो है मेटाबॉलिज्म। चाहे प्रोटीन बन रही हो या प्रोटीन टूट रही हो या ग्लूकोज बन रहा हो ग्लाइकोजन से, है ना, या ग्लाइकोजन से टूट के ग्लूकोज बन रहा हो या ग्लूकोज जुड़ जुड़ के ग्लाइकोजन बना रहे हो, ये सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ये नहीं हो रहा है। सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम। अब ये कहानी जरा थोड़ी अलग हो गई कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं हम उनको लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने कोई मीडियम डाल दिया, इस मीडियम में हमने वो रिएक्शन करा दी, है ना, कोई भी रिएक्शन करा सकते हैं हम इसमें। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये सेल से बाहर हो रही है, हमारी बॉडी में तो सेल है, सेल के अंदर हो रही है हमारी बॉडी में रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर हो रही है, लेकिन यहाँ तो टेस्ट ट्यूब में हो रही है। ओके, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम। बिना सेल के भी हम इन्हें करा सकते हैं। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living। तो ये जो हो रही है रिएक्शन, ना तो इसे हम लिविंग कहेंगे ना ही नॉन लिविंग कहेंगे, तो क्या बात है, फिर क्या कहेंगे? Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिना एक्सेप्शन के। नाउ आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो इन विट्रो में हो रही हैं, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर हम इस लैब में जो कर रहे हैं, आर नॉट लिविंग थिंग्स, ये लिविंग थिंग्स नहीं है, लेकिन ये लिविंग रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये लिविंग थिंग्स नहीं है बट ये लिविंग रिएक्शंस हैं। टेस्ट ट्यूब में जो हो रही है वो रिएक्शन हम जो करा रहे हैं वो लिविंग रिएक्शंस हम उन्हें कह सकेंगे, लेकिन लिविंग थिंग नहीं कहेंगे। Hence, cellular organization of a body is the defining feature of life forms। तो भाई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक डिफाइनिंग फीचर हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि जो सेल जरूरी है मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर हम लिविंग थिंग को डिफाइन कर रहे हैं ना, मेटाबॉलिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, तो भाई उसके लिए सेल भी तो जरूरी है। यहाँ भी तो मेटाबॉलिज्म ही हो रहा है, तो यहाँ पे तो सेल नहीं है ना, सेल इज नॉट देयर, मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो सेल के अंदर हो रहा है। दैट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन द लास्ट वन इज द कॉन्शियसनेस। ठीक है, नाउ perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism is the, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है भाई, है ना, इतना इजी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड फीचर है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक का, is this ability to sense their surrounding or environment and respond to these environment stimuli। यानी कि हम आसपास का माहौल सेंस कर सकते हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, विच वी कैन सेंस, कोई खुशबू आती है वी कैन सेंस, किसी ने हमें नोच दिया वी कैन सेंस, राइट, कोई आवाज आ रही है वी कैन हियर दैट, सो वी कैन सेंस आवर एनवायरमेंट which could be any physical, chemical or biological stimuli and we can respond, हम अपना रेस्पॉन्स देते हैं। जब हमारे हाथ पे कीड़ा बैठ जाता है तो फटाक से हटा देते हैं, तो वी आर गिविंग रेस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलाई। सो एवरीवन, प्लांट हो, माइक्रोब हो, कोई भी हो, वो रेस्पॉन्स देता है एनवायरमेंट जो भी स्टिमुलाई है। ओके, सो अगर एंटीबायोटिक डाल दो बैक्टीरिया में तो वो भी तो रेस्पॉन्स करेगा ना, तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिंग, चाहे वो रेस्पॉन्स चाहे वो स्टिमुलाई फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो। फिजिकल में आपके आ गए हीट, लाइट, टेम्परेचर, ठीक है, केमिकल्स में आपके आ गए आयंस, बायोलॉजिकल में आपके आ गए वायरसेस, बैक्टीरियाज, एंजाइम्स, ठीक है, ये सब हो गए बायोलॉजिकल। तो we sense our environment through our sense organs। Now plants respond to external factors like light, water, temperature, other organisms and pollutants।
तो भाई प्लांट भी रेस्पॉन्स देता है, राइट, प्लांट भी रेस्पॉन्स देता है, लाइट के थ्रू, वाटर के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू, पॉल्यूटेंट्स के थ्रू, ये सब रेस्पॉन्स देता है प्लांट। ओके, नाउ ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट, चाहे हम प्रोकैरियोट की बात करें, प्रोकैरियोट मतलब कोई बैक्टीरिया की बात करें, चाहे हम किसी भी यूकैरियोट की बात करें, दे कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट, वो सेंस कर सकते हैं और रेस्पॉन्स देते हैं एनवायरनमेंट के स्टिमुलस को। Now, photoperiod affect reproduction in seasonal breeders, both in plants and in animals. यानी कि लाइट अफेक्ट करती है सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं, जो पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। कुछ होते हैं जिनको ज्यादा लाइट हो जब हो तब ब्रीड करेंगे, कुछ होते हैं जो भाई कम लाइट हो, अंधेरा ज्यादा हो तब ब्रीड करेंगे। ऐसे ही प्लांट्स भी होते हैं, किसी प्लांट को चाहिए बहुत ज्यादा सनलाइट, 5 घंटे से ज्यादा सनलाइट होगी तभी हम अच्छे से ग्रो होंगे, तभी फ्लावरिंग होगी। कुछ होते हैं प्लांट्स जिनको कम लाइट चाहिए, 5 घंटे से कम लाइट चाहिए, फोटो पीरियड है ना, फोटो पीरियड वही हो गया लाइट। तो मींस दे आर, फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज, सारे के सारे एनिमल्स जो उनकी बॉडी में केमिकल्स जा रहे हैं उसको वो हैंडल करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, ठीक है, हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग के लिए अवेयर है। अब बात होती है ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। हम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हम अपने आप के अवेयर हैं, हम अपने आप को जानते हैं, मींस वी हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस देयरफॉर become the defining property of living organism. This is important. ठीक है, मेटाबॉलिज्म था डिफाइनिंग फीचर, या कॉन्शियसनेस हो गई डिफाइनिंग फीचर, right? Now, when it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. अब ह्यूमन बींग्स की बात आती है, कुछ पर्सन भाई कोमा में पड़े हुए हैं। We observe patients lying in coma in hospitals virtually supported by machines. ना उनका हार्ट काम कर रहा है, उनके लंग्स काम कर रहे हैं, ओके, ब्रेन डेड हो चुका है, so these patients are brain dead और मशीन पे चल रहे हैं केवल। द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो अपने आप के बारे में कुछ नहीं जानते, दे आर नॉट अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। आर सच पेशेंट लिविंग और नॉन लिविंग? नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या कोमा में पड़े हुआ पेशेंट को लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग कहोगे? सो देखिए, अगर हम मेटाबॉलिज्म लेके चल, मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो उसकी बॉडी में हो रही है, अगर हम उसको कोई दवाई दे रहे हैं तो कुछ तो रिएक्शन हो रहा है ना उसकी बॉडी में। तो मेटाबॉलिज्म अगर हम लेके चलेंगे तो दिस पर्सन इज अ लिविंग, कोमा में जो गया हुआ है वो लिविंग है, ओके। नाउ इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ, देखिए जो भी लिविंग फिनोमेना हो रहा है, जैसे सेल से टिश्यूज बन रहे, टिश्यूज से ऑर्गन्स बन रहे, ओके। सो ये जो है फिनोमेना जिसमें कि मतलब आप कह सकते हो जो टिश्यूज के अंदर प्रॉपर्टीज है वो सेल्स के अंदर नहीं है, सेल्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो उनके ऑर्गेनेल्स के अंदर नहीं है, ओके। सो इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शन, जितने भी लिविंग फिनोमेना हो रहे हैं वो इंटरैक्शन की वजह से हो रहे हैं। सेल सेल का इंटरैक्शन हो रहा है तब टिश्यू काम कर रहा है, ऑर्गेनेल से ऑर्गेनेल से इंटरैक्ट कर रहे हैं तब वो काम कर रही है ना। अब आप प्लांट में ही देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट भी जरूरी है उसके लिए, और उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया भी जरूरी है भाई, है ना। क्लोरोप्लास्ट फूड बना के देता है, क्लोरोप्लास्ट एनर्जी दे रहा है, राइट। सो both the organelles are very very useful. So in our body as well, these organelles are together interacting and they are doing the work. अगर अकेले छोड़ दिया जाए तो नहीं सर्वाइव करेंगे वो। So property of tissues are not present in the constituent cell but arise as a result of interaction among the constituent cells. यही बात है, ठीक है। तो टिश्यूज की जो प्रॉपर्टी है, अब अगर आप एपिथेलियल टिश्यूज ले लीजिए तो एपिथेलियल टिश्यू की जो कैरेक्टरिस्टिक है, एपिथेलियल सेल हटा, एक सेल निकाल लो तो क्या वो कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा? नहीं करेगा। जब टुगेदर दे विल कम, दे विल शो देयर प्रॉपर्टी, इंटरैक्शन का ही खेल है बस। Similarly, properties of a cell organelles are not present in molecular constituent of the organelles. Okay?
तो जो सेलुलर ऑर्गेनेल की जो प्रॉपर्टी है, इसका जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह या ऑक्सीजन वगैरह से मिलकर बने हुए हैं, तो वो अलग चीज हो गई है ना। ऑर्गेनेल की जो कैरेक्टरिस्टिक है, इस कार्बन में थोड़ी ना, हाइड्रोजन में थोड़ी ना, राइट, but arise as a result of interaction among the molecular component comprising the organelles। ठीक है, तो सब मिल जाएंगे तब ऑर्गेनेल में वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी, सिंपल सी बात है। सो दीज इंटरेक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन इंटरेक्शन की वजह से ही इमर्जिंग प्रॉपर्टीज आती जा रही हैं। तो आप जानते हो, पहले देखो एटम होता है, जो कार्बन है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बाहर वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब CO2 बन रही है तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और आ गए यहाँ पे, तो CO2 बन गया। तो ये एटम वाला, एटम से फिर मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने, है ना। मैक्रो मॉलिक्यूल से फिर आपके जुड़ जुड़ के सेल्स बने, सेल से फिर आपके टिश्यूज बने, टिश्यूज से आई जो मैंने बात करी है ना, पूरी कहानी वही हो गई ना। इंटरैक्ट कर करके क्या बन रहा है, एक लिविंग फिनोमेना बन रहा है। Okay, so this phenomena is truly in the hierarchy of organizational complexity at all levels. Okay, जो हायरार्की हमने देखी है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इमर्जेंट प्रॉपर्टीज आती जाएंगी at a higher level. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving, and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. So we are self-regulating as well. We can regulate ourselves, है ना, हम अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं। ओके, आप पहाड़ों पे जाते हो, ऊंचाई पे जाते हो, तो आपके आरबीसी इंक्रीज होने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो वी आर रेगुलेटिंग अवरसेल्फ, है ना। जैसे ही स्टिमुलस आता है हम रेगुलेट करते हैं अपने आप को। सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है, कॉपीज बना सकता है, हम इवॉल्व हो सकते हैं, एंड सेल्फ-रेगुलेटिंग। तो बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी मतलब होता है स्टडी, बायो मीन्स हो गया लाइफ, द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी इज नथिंग बट द स्टोरी, कहानी है कि लाइफ कैसे आई इस अर्थ पे, इस अर्थ पे एवोल्यूशन कैसे हुआ। Okay, all organism present, past और future are linked to one another. जो पहला ऑर्गेनिज्म था, जो पहली सेल थी, उससे सब कनेक्टेड है, we all are connected to that. कुछ ना कुछ हमारे में जेनेटिक मटेरियल वहां से आया है, हो सकता है हमें कम आया हो, उसके नियर पे जैसे जो बैक्टीरिया है, फिर जो फंगस है, फिर जो एल्गी है, फिर जो टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, जो स्टार्टिंग में है, उनमें हो सकता है वो जेनेटिक मटेरियल ज्यादा सिमिलर हो, ठीक है, शेयरिंग सम ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरी डिग्रीज। कुछ ना कुछ कॉमन जेनेटिक मटेरियल हम शेयर कर रहे हैं, जैसे जैसे हम कुछ ना कुछ जुड़े हुए हैं पास्ट लाइफ से। ओके, दिस इज द स्टोरी। अब इन साइंटिस्ट की बात करते हैं, अर्नस्ट मेयर की। इन्होंने भाई बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन दी थी। ये डेफिनेशन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन। स्पीशीज क्या है, ह्यूमन की स्पीशीज है, एक ही स्पीशीज है ह्यूमन की, कोई और ह्यूमन की स्पीशीज नहीं है। अगर हम हम अपनी ही बात करें इजिली, अगर हम समझना चाहें तो अपने आप को लेके चलिए, हम क्या है, हम वो ऑर्गेनिज्म है दैट कैन रिप्रोड्यूस, हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं विद वन अनदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ओके, तो क्या हुआ, मेल और फीमेल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड वी कैन प्रोड्यूस अवर ऑफस्प्रिंग्स। दिस इज व्हाट स्पीशीज। स्पीशीज क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं, ठीक है, दैट इज स्पीशीज। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। ओके, अर्नस्ट मेयर 5 जुलाई को बॉर्न हुए थे 1904 में, और ये अर्नस्ट मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल तक ये जिए हैं इन द ईयर 2004। 1904 में जन्म हुआ, 2004 में इनकी डेथ हुई थी। जर्मनी के हैं ये अर्नस्ट मेयर। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। भाई डार्विन के बारे में हर कोई जानता है। was one of the 100 greatest scientists of all time. So he was one of the greatest scientists. Okay, आप इनको देख सकते हैं, he was
he also pioneered the currently accepted definition of biological species. ये इन्होंने दी है definition. And Mayer was awarded 3 prizes. इनको 3 prizes मिले. Regarded as a triple crown. 3 crown कह सकते हो आप इनको. क्या क्या? The Balzan Prize, the International Prize, and the Crawford Prize. Okay, तो इनको ट्रिपल क्राउन मिल चुका है. So he was one of the greatest scientists. Now, Mayer joined Harvard Faculty of Arts and Science in 1953 and retired in 1975, assuming a title. देखिए title देख सकते हैं आप, Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. This is the title given. Now, throughout his nearly 80-year career, इन्होंने क्या क्या किया? His research spanned ornithology. Ornithology मतलब birds की study, है ना? Taxonomy, क्लासिफिकेशन अब जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, जू जियोग्राफी, ज्योग्राफी आप जानते हो, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी. भाई सब पढ़ डाला इन्होंने बायोलॉजी से रिलेटेड. तो भाई he was the master, and he was also called as the Darwin of the 20th century. ठीक है, सो ये था आज का टॉपिक. नेक्स्ट वीडियो में हम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड बात करेंगे. ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.